तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है। तो ये मेरी 39 वीडियो, चैनल को बने हुए 35 से 36 दिन हो गए हैं और 39 वीडियो, सॉरी 40वीं वीडियो है मेरी ये। ठीक है। तो आज हम करेंगे क्योंकि हमने जो है मौर्य काल काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं हम। और तो आज हम मौर्य काल के कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलो, आपका टाइम जो है ना वेस्ट करते हुए, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साहब। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन है। हम्म देखिए, ये है वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ठीक है। तो वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इसका हो जाएगा इंडिका। और इंडिका को किसने लिखा था? इंडिका को लिखा था मेगस्थनीज ने। भाई, किसने लिखा था इंडिका को? इंडिका को लिखा था मेगस्थनीज ने। ठीक। चलिए, आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये है कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है। देखिए, ये है तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 4 बौद्ध संगति हुई थी, 4 बौद्ध सम्मेलन हुए थे। और कोई सा भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ मैं आपको चारों बता देता हूँ। देखिए, पहली हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली में। कहाँ कहाँ सम्मेलन हुआ था इनका? ये बौद्ध सम्मेलन हुए थे 4। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, और चौथा हुआ था कश्मीर। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ठीक है। चलिए, लगे हाथ में आपको जो है ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। ये किस किस राजा के टाइम पे हुए थे? तो पहली संगति हुई थी अजातशत्रु, अजातशत्रु। दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, और चौथी कनिष्क। तो या तो इनके राजा, और या जो है मतलब कहाँ हुए थे, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भी सम्मेलन, 4 सम्मेलन है यार, बच्चों वाली चीज़ है, याद कर लो। ठीक है। चलिए, तो तीसरी जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था, तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था, जो तृतीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, वो आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोगों के किस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की थी? वह कौन सा गुण था? तो उसने उच्च नैतिक स्तर बताया था भारतीयों में। देखिए, उच्च नैतिक स्तर का मतलब है, उसने अपनी किताब में यानी इंडिका में लिखा है कि जो भारतीय लोग हैं वो अपने संस्कृति पे काफ़ी प्राउड करते हैं, और वो ईमानदार हैं। ठीक है। और एक उनमें नैतिकता है। ठीक है। तो उनका चरित्र मतलब स्ट्रोंग है। तो इस चीज़ की उसने जो है प्रशंसा करी थी अपनी पुस्तक इंडिका में। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो मैं आपको बता दूं, बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो बिंदुसार था। ठीक, बिंदुसार। और बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होए करो। और सब पढ़ा दिया हूँ, लेकिन एक बार जो है रिवीजन जो है होता रहता है ढंग से। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का था अशोक। ठीक है। और एक एक नाम और मिलता है, बिंबिसार। तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होना। ये जो बिंबिसार है, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का। तो बिंबिसार को बिंदुसार से कंफ्यूज मत करना। ठीक है। तो बिंदुसार किसका पुत्र था साहब? चंद्रगुप्त मौर्य का था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये है अशोक का समकालीन, मतलब उसके काल में जो है मिस्र का राजा कौन था? तो टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस था। ठीक है। और जिन भाई बंधु ने वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले करो। ठीक है। ये मैं कोई भी वीडियो बकवास तरीके से नहीं बनाता। मेगास्थनीज ने क्या लिखी? तो इंडिका लिखी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मेगास्थनीज कौन था? देखो, सेल्यूकस से उसकी लड़ाई हुई थी, तो सेल्यूकस अपना जो है राजदूत छोड़ गया था मेगास्थनीज, और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। तो बस देखिए,
ये क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाजों को कितने वर्गों में बांटा, कितने वर्गों में बांटा था। ये मैं आपको करा चुका हूँ जब मैंने इंडिका और कौटिल्य की अर्थशास्त्र दोनों बड़ी डीप पढ़ाई हैं। तो मैंने बताया था कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज मतलब कितनी जातियाँ बताई, तो 7 जातियाँ बताई थी। जबकि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि मेगास्थनीज की इंडिका में उसने बताए थे 7। तो ये चीज़ मैं काफ़ी डीप पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो देख लेना वहाँ से। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया, मतलब किस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया था और उसने विद्रोह को दबा दिया था, तो तक्षशिला में। क्योंकि बिंदुसार का लड़का था अशोक, तो बिंदुसार ने भेजा था अशोक को, और एक एक भाई को और भेजा था, वो जो है असफल हो गया था, लेकिन अशोक ने जो है तक्षशिला में जो है विद्रोह का दमन कर दिया था, ठीक है। तो ये भी मैं जो है बता चुका हूँ बहुत पहले ही, ठीक। देखिए ये है, कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैन संत भद्रबाहु, तो जैन जो धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक तो श्वेतांबर और एक साहब आपका दिगंबर, ठीक है। तो ये जो दिगंबर के संस्थापक थे ये आपके थे भद्रबाहु, ठीक। तो कौन सा शासक भद्रबाहु का समकालीन था और ये जैन संत थे, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए थे। जब अकाल आया था ना मगध में, यानी बिहार में अकाल आया था, तो ये भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चले गए थे। और कहाँ चले गए थे, श्रवण बेलगोला, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, श्रवण बेलगोला चले गए थे। और ये श्रवण बेलगोला कहाँ है साहब, ये कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अंतिम मौर्य शासक था तो बृहदर्थ था, ठीक है। और बृहदर्थ की जो हत्या करी थी वो करी गई थी पुष्यमित्र शुंग द्वारा। तो ये एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदर्थ की हत्या कर दी थी। अंतिम मौर्य शासक था ये। और फिर शुंग जो है साम्राज्य स्थापित हुआ था, और पुष्यमित्र शुंग ने स्टार्टिंग करी थी शुंग वंश की, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए ये है, कौन सा शासक जैन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य साहब जैन था। क्यों, क्योंकि वो भद्रबाहु के साथ में चला गया था। और अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने संलेखना विधि होती है, संलेखना विधि, उससे प्राण त्याग दिए थे। संलेखना जो विधि होती है उसे संथारा विधि भी कहते हैं, उसे संथारा विधि भी कहते हैं। और ये जैन धर्म की एक ऐसी प्राण त्यागने की विधि है जिसमें उपवास रखा जाता है, और जब तक प्राण पखेरु तुम्हारे ना उड़ जाएं तब तक जो है वो उपवास चलता है। तो इस विधि का नाम है संलेखना या संथारा। तो भद्रबाहु के संपर्क में आने से चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो गए थे, ठीक है। और उन्होंने संथारा विधि से अपने, और संलेखना विधि जो जैन धर्म के प्राण त्यागने की एक उपवास वाली विधि है, उससे जो है उन्होंने प्राण त्यागे थे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। चलिए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, ये श्रवण बेलगोला चले गए थे, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। तो यहीं इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया, और यहीं उन्होंने जो है संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए, ठीक है। देखिए अशोक को किसने धर्म की दीक्षा दी थी। तो अशोक को दी थी उपगुप्त ने, ठीक है। अशोक को किसने दी थी, उपगुप्त ने। चलिए, उपगुप्त इनके गुरुजी थे, तो इन्होंने इन्हें धर्म की दीक्षा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य था। ये तो बच्चों वाला ही सवाल हो गया, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, आसान क्वेश्चन भी हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि आसान भारी का कुछ नहीं है, ठीक है। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो कलिंग युद्ध से हुआ। भाई कलिंग युद्ध में लाखों आदमी की मार काट मची, तो अशोक ने कहा कि भाई अब तो बहुत तबाही मचा ली, चलो ठीक है, अब जो है अपने धर्म के रास्ते पर चलते हैं। और ये कलिंग कहाँ है, ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेगास्थनीज का आगमन कब हुआ। तो मेगास्थनीज, देखिए सिकंदर चला गया था, सिकंदर ने अपना एक बंदा छोड़ा था सेल्यूकस, कि भाई तू ये ऊपर वाला है यहाँ राज कर। तो सेल्यूकस को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा देता है, और जब वो हरा देता है तो वो अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है सेल्यूकस। और सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज ने क्या पुस्तक लिखी थी, पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक है, जिसमें उसने
सात प्रकार की 7 प्रकार की जाति बताई थी भारत के अंदर, 7 प्रकार के वर्ग हैं। और मेगस्थनीज ने क्या क्या बताया था कि भाई भारत में दास प्रथा नहीं है, यहाँ कभी अकाल नहीं आते। इस तरीके के कुछ भ्रामक जानकारी भी इसने दी थी जो गलत है, कि दास प्रथा नहीं है, अकाल नहीं है। तो ये थोड़ा सा कनेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया? तो जैन का हो गया। ठीक है। मौर्य वंश का अंत किसने किया? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ, और उसकी हत्या कर दी थी उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा। तो शुंग वंश ने जो है अंत करा था। ठीक है, यानी मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। देखिए किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? तो ये राज तरंगणी है। ये ग्रंथ जो है कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है और काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा भी जाता है। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि राज तरंगणी को जो है कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, और कैफ और कल्हड़ और कैफ और कश्मीर। तो इस पुस्तक में जो है कश्मीर के बारे में जो है चर्चा है, मतलब कश्मीर का शासन प्रशासन के बारे में चर्चा है, और कश्मीर का जो संस्थापक था वो था अशोक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए ये पुस्तक है, ये क्या है अगला क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। पोतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? तो ये मौर्यकालीन के प्रशासन की बात हो रही है। तो पोतवाध्यक्ष का कार्य क्या था? माप तोल का था। ये एक माप तोलने वाला अधिकारी था पोतवाध्यक्ष। ठीक है, और इससे लोग बाग कन्फ्यूज होकर, देखो पोतवाध्यक्ष, पोत का मतलब वो सोचेंगे कोई जलपोत की बात हो रही है, तो वो नौका लगा देंगे आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसका पोतवाध्यक्ष का आंसर है मापतोल। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन कहाँ दिया गया? तो गुप्तचर व्यवस्था का अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, और कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य या उनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त उन्हें कहा जाता था, उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था का सबसे पहले जो विस्तृत वर्णन दिया है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि चाणक्य ये कहते थे कि अपने गुप्तचर भेजो, पढ़ जिससे भी तुम्हारी दुश्मनी है वहाँ अव्यवस्था फैलाओ उस राज्य में, और जो है जीत गाओ बस। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का भी जो मैंने काफ़ी डीप में पढ़ा रखा है। देखिए अब कौटिल्य के राज्य में सप्तांग एक सिद्धांत है, सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है। तो ये मैं काफ़ी डीप पढ़ा रहा था, और जब भी मैं पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भाई सप्तांग सिद्धांत किस में है। तो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है ना, इसमें सप्तांग सिद्धांत बताया है चाणक्य ने। तो सप्तांग सिद्धांत, अब वो पूछ रहा है सप्तांग सिद्धांत में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो आप इस तरीके से, मैंने बताया भी था, देखो सप्तांग सिद्धांत में एक राजा होता है कि 7 सिद्धांतों का पालन करके कोई मजबूत राज्य हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? राजा। और राजा किस पर अधिकार करेगा? भाई राजा को जगह भी तो चाहिए जिस पर वो अधिकार करेगा, तो जनपद। ठीक, फिर उसके क्या चीज़ हैं? मंत्री वगैरह होने चाहिए, मंत्री मतलब सेनापति वगैरह होने चाहिए। फिर उसके पड़ोस में मित्र होने चाहिए। ठीक, और सेना होनी चाहिए। तो कितने हो गए? ये 5 हो गए। और दुर्ग, मतलब राजा जो है दुर्ग में रहता था जिससे सेफ्टी बनी रहे, मतलब बाउंड्री, चारों ओर की सीमा जो है उस पर दुर्ग बने रहने चाहिए। ठीक है, तो एक सेफ्टी पर्पज़ में दुर्ग, मतलब दुर्ग में रहना चाहिए राजा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इसमें कोष, पैसा। अगर ये 7 चीज़ें हैं तो एक मजबूत राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, देखो राजा है, कोष यानी धन की आवश्यकता भी होगी, मित्र भी होने चाहिए। भाई दूत, ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूत। दूत सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सप्तांग सिद्धांत जो है किस में मिलता है, तो चाणक्य की अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, और ये मेरे ख्याल से आईएएस जो है 2017-18 उसमें भी ये जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप, अधिकतर एग्जामों में ये पूछ ही ले हैं कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस, ये सैंड्रोकोटस एक यूनानी भाषा की पुस्तक में मिला है। तो सैंड्रोकोटस उसमें लिखा हुआ था। तो सैंड्रोकोटस को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य कहा। किसने कि ये जो सैंड्रोकोटस है ये और कहीं नहीं, कोई नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये कहा गया था विलियम जोन्स द्वारा। और विलियम जोन्स कौन थे? ये 1784 में एक वो बनी थी सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, उसके संस्थापक थे ये। और ये आधुनिक भारत का इतिहास है, जब हम पढ़ेंगे तब ये आएगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एशियाटिक सोसाइटी बनी थी, उसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। उन्होंने सैंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करी थी। ठीक। देखिए ये पूछा गया है तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष था। तो मैंने यार अधिकतर आपको ये बता दिया था कि भाई कहाँ हुई, किस राजा के टाइम पे हुई। तो और तीसरे उसमें क्या पूछा जाता है, तीसरे तरीके से क्या पूछा जाता है कि उन संगतियों के अध्यक्ष वगैरह कौन थे। तो चलिए मैं अध्यक्ष भी आपको चारों संगति के बता देता हूँ। देखिए पहली संगति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरे नंबर पे थे सवाकामी, सवाकामी दूसरी संगति के अध्यक्ष थे। और तीसरी संगति के अध्यक्ष थे मोगली पुतिस, मोगली पुतिस। ठीक। और चौथी संगति के अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र, वसुमित्र। ठीक। तो ये थे। तो आपको ये अध्यक्ष भी याद होने चाहिए, अध्यक्ष याद होने चाहिए, कहाँ कहाँ चारों संगति हुई और किस किस राजा के टाइम पे हुई। ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने पूछ रखा है भाई तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष था तो मोगलीपुत्तिस थे। आंसर आपका खत्म हो गया। देखिए ये है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु, जिनके संपर्क में आने पर भी ये जो है जैन बन गए और दक्षिण में चले गए श्रवण बेलगोला। तो हो गया। देखिए कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में है। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था, अशोक ने लड़ा था। श्रवण बेलगोला संबंधित है तो जैन धर्म से है, जैन मत से संबंधित। और है कहाँ, कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है, कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजतरंगिणी जो है निम्न में से किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो मैंने आपको बताया राजतरंगिणी जो है पुस्तक लिखी कल्हड़ ने। ठीक है। और कैसा कल्हड़ और कैसा कश्मीर। तो राजतरंगिणी जो है कश्मीर के बारे में हमें बताता है, तो कश्मीर आंसर आ गया। चलिए तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आज कराया आपको 30। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आगे कराता रहूँगा, जितना भी मेरे बस की बात होगी, जितना ही पॉसिबल होगा मैक्सिमम तो आपको बताना है। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो या थोड़ा बहुत आपने सीखा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, अपने हिसाब से देख लियो। ठीक है। चलो भैया अपना ध्यान रखो, स्टे होम स्टे सेफ। और कब तक होम में यार, अपना बस जो है एक्सरसाइज वगैरह करते रहो और थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहो। ठीक है। ख़राब टाइम तो चल रहा है लेकिन यो भी निकलेगा भाई। ठीक है, नथिंग इज़ परमानेंट। तो स्टे होम स्टे सेफ।